देखो आज का ये जो लाइव सेशन है ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एमटीपी इश्यू किया है इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर फॉर मई 2022 एग्जाम्स। मई 2022 के लिए इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट पेपर 1 रिलीज किया है, आज हम वो यहां पे लाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 1 जो है उसका डिस्कशन। देखो मेरे पास यहां पे क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कि मॉक टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी आता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको पहली ही क्लास में बता दिया करता हूं कि हमारा जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी रहता है और उसके बाद 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे साथ स्टार्टिंग की क्लासेस करी हुई होती है क्लास 1 क्लास 2, उनमें मैं नॉर्मली बार बार आपको क्लियर करता हूं कि हमारे पेपर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, देन 5 क्वेश्चन, उसमें से 4 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो एमटीपी है इसमें अगर आप देखोगे तो सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन रखे गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है ये मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन है। ये मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है, क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है आप देखोगे तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मॉक टेस्ट में उन्होंने चैप्टर्स पूछे हैं उन्हीं चैप्टर्स पे नॉर्मली वो एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो मैं आपको बताता ही हूं हमेशा से कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जाम में। इसके बाद जो सी क्वेश्चन है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का। हाँ, इसमें से एग्जाम में कम क्वेश्चन आता है। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इसमें से थोड़े से कम चांसेस रहते हैं, बट एमटीपी में इन्होंने रखा है तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे सकते हो कि सर हाँ हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो डी क्वेश्चन है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ए। क्वेश्चन नंबर 2 ए आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमसे डिमांड किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। आजकल एग्जामिनर जॉब कॉस्टिंग में से भी रेगुलर क्वेश्चन पूछने लग गए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए जॉब कॉस्टिंग भी आज के टाइम पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। 2 से 3 साल पहले हम देखें जॉब कॉस्टिंग में से क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, बट पिछले 2 से 3 सालों में जॉब कॉस्टिंग में से कंटिन्यूअस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद बी अगर मैं बात करूं तो बी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। बी जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद 3 ए जो है वो इंप्लॉई कॉस्ट का क्वेश्चन है। 3 ए जो है वो इंप्लॉई कॉस्ट का क्वेश्चन है। 3 बी जो है 3 बी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नॉर्मल एक पैटर्न पे ये एमटीपी है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 4 पार्ट होते हैं 5-5 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आया उसमें 2 पार्ट है 10-10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 आया उसमें 2 पार्ट है 10-10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो 4 ए जो है वो सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। और 4 बी जो है वो आप देखोगे ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अपने को पता ही है सर आजकल एग्जाम में कॉस्ट शीट में से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार ही आता है।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से हर बारी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, सर्विस कॉस्टिंग में से हर बारी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है, कभी 5 नंबर तो कभी 10 नंबर। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5B, ये ओवरहेड चैप्टर का क्वेश्चन है, ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद ऑफ कोर्स लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो अपना थ्योरेटिकल होता है, जिसमें 5 आपको शॉर्ट नोट गिवन होते हैं, जिसमें से अपने को 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो इस एमटीपी को देखकर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि हमारा जो एग्जाम का एक नॉर्मल पैटर्न आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, वही पैटर्न आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, देन 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत माइनर सा आपको एग्जाम में ये चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे ये 10-10 मार्क्स के पार्ट गिवन है ए बी, इसमें ऐसा हो सकता है एग्जामिनर 2 की बजाय 3 पार्ट बना दे, एग्जामिनर 2 की बजाय 3 पार्ट बना दे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, 3 नंबर का एक पूछ लिया, 2 नंबर का एक पूछ लिया, इस तरीके से वो कर सकते हैं। 5 नंबर का एक पूछ लिया, देन से एग्जांपल 5 नंबर का एक पूछ लिया, फिर 7 नंबर का, क्योंकि 20 का बनाना है अपने को, तो 2 की बजाय आपको 3 पार्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ पेपर्स में ऐसा देखा गया था। इसके अलावा एक माइनर्स का पैटर्न आपको चेंज देखने को ये मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो थ्योरी आता ही है, ऊपर आप देखोगे तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल एमटीपी है मेरे पास, पहला 20 मार्क्स का, देन क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th 20 मार्क्स के, 80 मार्क्स के वो प्रैक्टिकल हो गए, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। बट इसमें से किसी एक क्वेश्चन में आप 4 नंबर का थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बीच में। जैसा कि मैं नॉर्मली आपको रेगुलर क्लासेस में बताता हूं कि 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल हम 100% कह सकते हैं भाई आएगा ही आएगा। 100 नंबर का भी प्रैक्टिकल आ सकता है, बट 96 का तो श्योर है आएगा ही आएगा। तो इस सिचुएशन में आप माइनर सा ये जो एमटीपी का पेपर का पैटर्न है, इसमें माइनर सा आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें देखो डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें डिस्कस कर लेने चाहिए। हर बार ये एमटीपी जो आता है, एमटीपी आरटीपी जो आता है, उसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं ये, जो कि स्टडी मटेरियल से नहीं होता। तो ऐसे कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। और इस सीक्वेंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, अब देखो एग्जाम में होता क्या है, एग्जामिनर भी ऐसा ही कुछ करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ही कुछ ऐसा दे दो जो थोड़ा सा हटके हो, ताकि बच्चा क्या हो जाए, नर्वस हो जाए। तो अपने को नर्वस बिल्कुल नहीं होना, भले ही माइनर सा अगर कोई चेंज आ भी गया, क्योंकि देखो हम तैयारी किस हिसाब से करते हैं, हम तैयारी करते हैं सर स्टडी मटेरियल में क्या है उसके हिसाब से, पास्ट पेपर्स में क्या आया हुआ है उसके हिसाब से, या क्या आ सकता है उसके हिसाब से। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि 90+ मार्क्स का पेपर सही होता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर डाल सकता है जिसमें वो कुछ एडिशन करके डाले जो कि स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी ना हो। और ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही क्वेश्चन में ऐसा करते, तो उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 100 ना सही 90 नंबर ही सही। हालांकि मेरा टारगेट है 96 से 96+ मार्क्स आपके देखना, बट फिर भी बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अपने को एक क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके लिए पेपर को खराब मत होने देना, 90 मार्क्स भी बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A कुछ ऐसा ही है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, डिस्कस करूंगा। स्काई कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एक कंपनी है स्काई कंपनी लिमिटेड जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। परचेज्ड मटेरियल आरपीपी फ्रॉम ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इन्होंने एक मटेरियल आरपीपी खरीदा ऐसी कंपनी से जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब सिंपल सी बात यह है कि सर मैंने उस कंपनी से खरीदा जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी जब मैं उससे मटेरियल खरीदूंगा बिल में जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपकी जीएसटी जो है वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ
मटेरियल परचेज्ड, हमने एक लॉट खरीदा, 5000 यूनिट्स उसमें मटेरियल की खरीदी है, उसका लिस्टेड प्राइस है 7.5 लाख। लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है एमआरपी, जिसपे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। तो सर 7.5 लाख में 10%, 75,000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरी कॉस्ट बची 6,75,000 की। इस पे उन्होंने चार्ज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। तो सर 12%, तो जो 6,75,000 रुपए मेरी कॉस्ट होगी उसका 12% मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। अगर मैं आपके सामने आंसर भी दिखा दूं तो सर 7.5 लाख रुपए का लिस्टेड प्राइस, 75,000 रुपए जो है वो ट्रेड डिस्काउंट, तो 675 मेरी कॉस्ट। उसके बाद 12% का मेरा टोटल टैक्स है जीएसटी, सीजीएसटी है 6% और एसजीएसटी है 6%, 675 का 6% लग जाएगा। तो ये कॉस्ट बन गई मेरी 7,56,000 की। उसके बाद सर रोड टैक्स पे करेंगे 15,000, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे करेंगे 51,000, सर बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डिटेंशन चार्जेस है। डिटेंशन चार्जेस का देखो मतलब क्या है, मान लो एक ट्रक वाला बंदा माल लेकर आया, आपकी दुकान पे पहुंचा, दुकान पे खड़ा हुआ है, दुकान आपकी बंद है, आपको उसने कॉल किया, भाई साहब आपकी दुकान के बाहर खड़ा हूं, आ जाओ माल उतरवा लो। आप कहते हो मैं तो आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ हूं, 2 दिन लगेंगे मेरे को आने में। तो वो बंदा क्या कहेगा, वो बंदा कहेगा 2 दिन अगर मैं यहां पे खड़ा रहूंगा तो मुझे नुकसान होगा, और वो नुकसान मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो बंदा यहां पे कहते भाई मुझे नुकसान होगा 15,000 रुपए का, मैं आपसे चार्ज करूंगा। अब आपको 15,000 रुपए पे तो करने पड़ेंगे, बट सोचने वाली बात यह है कि सर 15,000 रुपए की ये जो डिटेंशन चार्जेस की कॉस्ट है, क्या ये नॉर्मल है? क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट जो होती है वो तो हम कॉस्ट में लिखते हैं, बट अब नॉर्मल जो होती है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो सर डिटेंशन चार्जेस जो होते हैं वो कभी भी नॉर्मल कॉस्ट नहीं होती, वो अब नॉर्मल कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते या वक्त या फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना, इट शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर रोड टैक्स 15,000 आ जाएगा, 51,000 रुपए फ्रेट भी आ जाएगा, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस 30,000, ये भी आपकी कॉस्ट है। इसके अलावा अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, जो माल आ रहा है वो कंटेनर्स में आ रहा है और वो कंटेनर है रिटर्नेबल, और उसके लिए हमने 90,000 रुपए डिपॉजिट कराया है और हमें उसका रिफंड मिल जाएगा ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, लेकिन केवल 60,000। सर मैंने कंटेनर के लिए 90,000 रुपए डिपॉजिट कराया और कंटेनर जब रिटर्न कर दूंगा तो 60,000 रुपए मुझे मिलेंगे। इसका मतलब नेट मेरी कंटेनर से रिलेटेड भी 30,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। सर बिल्कुल आ जाएगी। और अदर एक्सपेंसेस की मैं बात करता हूं, पहले रोड टैक्स आ जाएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, और कंटेनर की कॉस्ट भी नेट करके 30,000 रुपए आ जाएगी। सर रोड टैक्स आ जाएगा, फ्रेट आ जाएगा, कमीशन एंड ब्रोकरेज आ जाएगा, और कंटेनर्स की कॉस्ट नेट करके 30,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद समझने वाली बात यह है कि सर क्वेश्चन ने कहा अदर एक्सपेंसेस जो है वो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट होंगे। अदर एक्सपेंसेस जो है वो टोटल कॉस्ट का 2% होंगे। सर टोटल कॉस्ट तो तब बनेगी जब मैं ये अदर एक्सपेंस भी ऐड कर लूंगा। इसका मतलब अभी तक का जो कॉस्ट का टोटल है 8,82,000, दैट विल इंडिकेट 98%। तो अगर 8,82,000 98% को इंडिकेट करेगा तो 2% कॉस्ट विल बी 18,000। अकॉर्डिंगली आपकी मटेरियल की टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपए होगी, 9 लाख रुपीज आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी। क्वेश्चन क्या चाहता है, कहते हैं 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। 20% मटेरियल मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल है। मतलब आप 5,000 यूनिट परचेज करके लाते हो तो इसका 20% मतलब 1,000 यूनिट शॉर्टेज हो जाती है, खराब हो जाती है, 4,000 यूनिट ही नेट मेरे पास बचती है। और क्वेश्चन जानना चाहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज। सर सिंपल सी बात यह है कि ये जो 9 लाख रुपए की कॉस्ट है ये है 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट, तो एक यूनिट की कॉस्ट आपकी 225 रुपए होगी। इसमें अगर मैं नए पॉइंट की बात करूं तो नया पॉइंट क्या है, सर इसमें नया पॉइंट ये है, इसमें नया पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, टैक्स क्रेडिट वगैरह सब डिस्कस करा हुआ है। इसमें नया पॉइंट डिटेंशन चार्जेस गिवन है, इसमें नया पॉइंट केवल और केवल डिटेंशन चार्जेस है, बाकी अपने को सब कुछ पहले से ही आता है।
अगर आपने रिवाइज करा हुआ है तो आता है, रिवाइज नहीं करा तो सर नहीं आता, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है, एक सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। आपने मटेरियल परचेज किया, डेबिट हो जाएगा। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर भी डेबिट हो जाएगा। वेजेस का खर्चा डेबिट में डाल दोगे। सर प्लांट इश्यू हुआ है 90,000 का, हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं, उसका डेप्रिशिएशन लिखते हैं। चार्जेबल एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर ₹24 लाख, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पता चल गया 24 लाख है। एंड इट कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने शुरू किया। द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 28 Feb 2022 was 15,60,000, of which 12,48,000 was received in cash। सर कैश कितना रिसीव हुआ अपने को कोई मतलब नहीं है। वर्क सर्टिफाइड पता चल गया 15,60,000 है। द बैलेंस बीइंग हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो पैसा रिसीव नहीं होता उसको हम रिटेंशन मनी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमने काम कंप्लीट किया है, बट बिफोर 31 मार्च 2022, ईयर कंप्लीट होने से पहले, लेकिन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमने 72,000 का काम किया है। तो सर सिंपल सी बात यह है, ये जो 72,000 का आपने काम किया है ये सर्टिफाई तो नहीं हुआ, क्योंकि सर्टिफिकेशन हो गया था 28 फरवरी को, और आपने ये काम आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बाद किया है बट ईयर खत्म होने से पहले। तो सर ये 72,000 आपका वर्क अनसर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है। There were also lying on the site material of the value 48,000, closing stock of material. It was estimated that the value of a plant as at 31st March 2022 36,000। सर प्लांट शुरू में कितने का था 90,000 का, और लास्ट में कितना है ये 36,000 का। तो 90,000 माइनस 36,000, ये जो डिफरेंस है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 54,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नॉशनल प्रॉफिट, आपको कैलकुलेट करके देना है। सर कुछ भी नहीं है, खर्च से डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, बैलेंसिंग फिगर आपकी कहलाएगी नॉशनल प्रॉफिट। ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे। नेक्स्ट आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पे, जो कि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। मिली लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट है इनके और एक बाई प्रोडक्ट है आउट ऑफ ए जॉइंट प्रोसेस। ठीक है सर, एक प्रोसेस करी उसमें 3 प्रोडक्ट है, 2 मेन प्रोडक्ट बोलोगे, एक बाई प्रोडक्ट। हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हुए हैं जिसमें 2 मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। कहते हैं इनपुट से जो हमें आउटपुट की क्वांटिटी रिसीव होती है वो ईयरली बेसिस पे कांस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। सर कोई मतलब नहीं है अपने को इस लैंग्वेज से। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द, इससे मतलब है फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट के लिए मेथड कौन सा यूज करना है सर? पहला मेथड फिजिकल आउटपुट मेथड, फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू द मेन प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट में कॉस्ट बांटने के लिए आप फिजिकल आउटपुट मेथड यूज करना। सर बाई प्रोडक्ट का क्या करना है? कहते हैं द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। कहते हैं जो बाई प्रोडक्ट है उसको बेचकर जो नेट वैल्यू अपने पास बचे उसको आप रिड्यूस कर देना जॉइंट कॉस्ट से, उसके बाद ही आप मेन प्रोडक्ट में उस कॉस्ट को बांटना। ठीक है, समझ में आ गई बात की सर बाई प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा, उस पे जो खर्चा है वो माइनस करके जो वैल्यू मेरे पास बचेगी उस वैल्यू को पहले जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना, देन जो वैल्यू बचेगी उसी को मेन प्रोडक्ट में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ड्यूरिंग ए मंथ कंपनी की जो जॉइंट कॉस्ट है वो है 15 लाख, लेकिन ये 15 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी क्योंकि इस 15 लाख में से पहले बाई प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर। द मेन प्रोडक्ट्स आर नॉट मार्केटेबल एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो मेन प्रोडक्ट है वो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर ही नहीं सकते, एंड दस हैव टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, आपने फर्दर प्रोसेस करने ही पड़ेंगे।
डिटेल्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो ये प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर और बाई प्रोडक्ट का डेटा है। मंथली आउटपुट बता दिया 90,000 केजी, 1,80,000 केजी और 75,000 केजी। सेलिंग प्राइस है 50, 30 और 5 रुपीज का, और ये प्रोसेस की कॉस्ट है। तो सिंपल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बाई प्रोडक्ट जो है उसको बेचकर 75,000 इंटू 5 सर 3,75,000 रुपए मिल गए। तो आपको क्या करना है, 15 लाख में से पहले 3,75,000 माइनस करना है। 15 लाख में से पहले 3,75,000 माइनस करना है। बाद में जो कॉस्ट बचेगी 11,25,000 रुपए, इस 11,25,000 रुपए को आपने क्यू और आर में 90,000 और 1,80,000 मतलब 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन क्या चाहते हैं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ joint product cost that Milli Limited would allocate to product R, this one, by using the physical volume method to allocate production cost। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर जॉइंट कॉस्ट 15 लाख है, बाई प्रोडक्ट को बेचकर 375 मिल गए, तो नेट कॉस्ट बच गई 11,25। बस इस 11,25 को 1:2 के रेशियो में बांटना था। तो सर 11,25,000 रुपए की ये जो कॉस्ट है ये है 2,70,000 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 90,000 यूनिट से आपकी प्रोडक्ट क्यू की और आर की है 1,80,000। तो अगर ये कॉस्ट है 2,70,000 यूनिट्स की, तो 1,80,000 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, बस इतना ही आपको कैलकुलेट करके देना है, 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। सर इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन को करने में आपको 5 नंबर के लिए 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके अगर, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो डी पार्ट है ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। फिर भी रीड करूंगा। चिली लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। वाटर डेंसिटी सेक्टर बनाते हैं वाटर की डेंसिटी चेक करने के लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है सर हमारे पास 22,400, ये आप इनपुट में लिखोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 22,400। स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग फरवरी। अगर आपने फरवरी में स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये इनपुट यूनिट्स है सर, इनपुट डाला आपने 1,40,000 का। कंप्लीटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग फरवरी सर आपने कंप्लीट किया है 1,28,800 यूनिट, और एंडिंग डब्ल्यूआईपी मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बच गया 33,600। बिगिनिंग दैट इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो है 50% कंप्लीट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 50% कंप्लीट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड 30% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड दोनों कवर होते हैं। द एंडिंग इन्वेंट्री was 80% complete for material and 30% complete for conversion cost। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो 80% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट 30% कंप्लीट है। देखना पड़ेगा मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं बात करूंगा। कॉस्ट परटेनिंग टू द मंथ ऑफ फेब आर एज फॉलोज। फरवरी में कॉस्ट क्या लगी है, ये तो है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट 138,350, लेबर की 150,600, फैक्ट्री ओवरहेड की 63,600, और ये है कॉस्ट जो आपने फैब में इनकर की है। मटेरियल पे 23,95,000, लेबर पे 9,14,400 और फैक्ट्री ओवरहेड पे 19,55,800। क्वेश्चन ने कहा है फीफो मेथड यूज करना है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालनी है। सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मैं बात करूं 22,400 यूनिट आपका इनपुट आएगा, इंट्रोड्यूस्ड यूनिट आप डालोगे 1,40,000। फीफो में हम कहते हैं पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट होता है, तो सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आप 22,400 कंप्लीट कर दोगे, जबकि टोटल कंप्लीट आपका 1,28,800। तो 128,800 में से जब आप 22,400 माइनस करेंगे तो 1,06,400 यूनिट आप कंप्लीट करोगे फ्रॉम द इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स। एक बार मैं आपको आंसर शो कर दूं तो आप देख सकते हो
ये हो गई आपकी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स, ये हो गई यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। पहले आप ये 22,400 कंप्लीट करोगे, देन आपने टोटल जो कंप्लीट करी है उसमें से 22,400 माइनस करोगे, 1,06,400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 33,600 यूनिट आ जाएगी। हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है वो नहीं लेते, हम बैलेंस लेते हैं। तो मटेरियल में 50% बैलेंस है वो आएगा, और कन्वर्जन में 70% जो बैलेंस है वो आएगा। तो 50% और 70% के अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लोगे। कंप्लीटेड आउटपुट सर हमेशा 100% होता है, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का जो गिवन होता है दैट इज 80% और 30%, वही हमें कंसिडर करना है। 80% और 30% वही हमें कंसिडर करना है। अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल की यूनिट्स पता चल जाएगी 1,44480, और कन्वर्जन कॉस्ट की यूनिट्स पता चल जाएगी 132,160। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट बताओ। सर कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है, दोनों को ऐड कर लो। 9,14,400 प्लस 19,55,800। सर कन्वर्जन कॉस्ट का टोटल है 28,70,200, 28,70,200, और कन्वर्जन कॉस्ट की यूनिट है 132,160। डिवाइड करोगे आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में प्रोसेस कॉस्टिंग के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करे हुए। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड, एक बार रीड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा का पूरा एमटीबी देखा है। नए में केवल और केवल ये पहले क्वेश्चन के ए पार्ट में डिटेंशन चार्जेस है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट रिसीव्ड फॉर द बजटेड आउटपुट ऑफ 19,600 यूनिट। आपको सबसे पहले तो बोला कि 19,600 यूनिट्स का एक बजट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अपने को क्या करना है, अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। सर मटेरियल लगेगा 40 स्क्वायर मीटर पर यूनिट एट द रेट ऑफ 10.60 पर स्क्वायर मीटर। सर 40 स्क्वायर मीटर पर यूनिट लगेगा, एक यूनिट को बनाने में 40 स्क्वायर मीटर का मटेरियल लगेगा, रेट है 10.6 पर स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई करके आप मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। डायरेक्ट वेजेस दो डिपार्टमेंट में लगेगा, डायरेक्ट वेजेस दो डिपार्टमेंट में लगेगा। एक आपका बॉन्डिंग डिपार्टमेंट, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में सर 48 आवर्स लगेंगे, एक यूनिट को बनाने में 25 रुपए का रेट है। मल्टीप्लाई करके बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की वेजेस की कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 30 घंटे पर यूनिट लगेंगे, 19 रुपए से मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 19 फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। बजटेड कॉस्ट एंड आवर्स पर एनम, ये बजटेड कॉस्ट है, मतलब 19,600 के हिसाब से कहानी कह सकते हो आप। सर वेरिएबल ओवरहेड की कहानी है कि बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 15 लाख रुपए का खर्चा 10 लाख घंटों के लिए, तो सर एक घंटे के लिए 1.5 रुपए। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 6 लाख रुपए 6 लाख घंटों के लिए 1 रुपए पर आवर का रेट है। तो नंबर ऑफ आवर्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 48 और 30 आवर्स है, अकॉर्डिंगली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 इंटू 1.5, 30 इंटू 1, ये आपको वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पता चल जाएगी एक यूनिट की। फिक्स्ड ओवरहेड की मैं बात करूं तो सर प्रोडक्शन बोला इन्होंने 15,68,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 7,84,000, और एडमिन का खर्चा है यहाँ पे 3,92,000, और ये बजटेड के अकॉर्डिंगली गिवन है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन तीनों कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हो 19,600 यूनिट से, आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चलती रहेगी। 15,68,000 रुपए प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, 19,600 से डिवाइड करोगे सर 80 रुपए पर यूनिट की ये कॉस्ट आएगी। 7,84,000 डिवाइड बाई 19,600 करोगे सर 40 रुपए पर यूनिट की ये कॉस्ट आएगी, और 3,92,000 को 19,600 से डिवाइड करोगे 20 पर यूनिट की कॉस्ट ये आएगी। तो सिंपल 40 इंटू 10.60, 48 इंटू 25, 30 इंटू 19, 48 इंटू 1.5, 30 इंटू 1, 80 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, इन सबको ऐड करोगे आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी। आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी। आप देख सकते हो यहां पे आंसर गिवन है अपने पास
तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन है 40 इंटू 10.6 424 रुपए आ गया। 48 इंटू 25 लेबर की कॉस्ट, 30 इंटू 19 लेबर की कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। वेरिएबल ओवरहेड में 48 इंटू 1.5 30 इंटू 1 ये कॉस्ट आ गई 102 रुपए, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 80 रुपए पर यूनिट एक, 40 रुपए पर यूनिट एक और 20 रुपए पर यूनिट एक, 60 रुपए। अकॉर्डिंगली ये 2436 आ गया। प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? सर प्रॉफिट चाहिए मुझे 25% सेलिंग प्राइस का। अगर सेल का 25% प्रॉफिट चाहिए तो ये 75% है। कॉस्ट जो है वो 75% को इंडिकेट करेगी, तो सर ये 75% है, तो व्हाट विल बी 100%? 3248, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट रखे गए हैं। देखो मेन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो एमटीपी है इसमें से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं आने वाला। एक आध आ जाए वो अलग बात है, बट एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। बट इससे अपने को चैप्टर्स का आइडिया लग जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर मैं आपको ये कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग की मैं बात करूं, आजकल जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है। जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन सेकंड ए जो है, आजकल जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है। यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2B है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस से रिलेट करता है। हमारे लिए काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे करे हुए। सर बजटेड डेज है 25, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख, बजटेड प्रोडक्शन आप कह रहे हो 800 यूनिट पर डे, 800 यूनिट पर डे, बजटेड डेज है 25, तो सर 800 इंटू 25 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट आपका बजटेड प्रोडक्शन था, लेकिन एक्चुअल में आपने 21,000 बना ली, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड आप अब्सॉर्ब करते हो 10 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली। तो सर अगर आपके फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए है और 10 रुपए पर आवर का रेट है, तो डिवाइड करके आप नंबर ऑफ बजटेड आवर्स निकाल सकते हो। 10,000 घंटे आ गए, बजटेड आवर्स आ गए 10,000, बजटेड रेट है 10 रुपए और 1 लाख रुपए आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है। क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस बता दिए। आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस बता दिया है, और क्वेश्चन जानना चाहते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या होंगे, एक्चुअल डेज क्या होंगे, एक्चुअल आवर्स क्या होंगे, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम और कैपेसिटी वेरिएंस। आप सिंपल डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की टेबल बनाओ, और डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की टेबल बनाकर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैं यहीं पे टेबल बनवा देता हूं। ये है सर बजटेड आवर्स, ये है बजटेड रेट और ये है आपका बजटेड ओवरहेड। ये है आपके एक्चुअल आवर्स, ये है आपका एक्चुअल रेट और ये है आपके एक्चुअल ओवरहेड। ये है आपके स्टैंडर्ड आवर्स, रेट आपको बजटेड ही लेना होता है, तो ये आते हैं हमारे पास रिकवर्ड ओवरहेड। सर बजटेड डेज एक बार छोड़ दो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए लिख दो, बजटेड प्रोडक्शन एक बार छोड़ दो, एक्चुअल प्रोडक्शन भी एक बार छोड़ दो, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है 10 रुपए। ये जो 10 रुपए का रेट होता है ये यहां पे भी आता है, तो सर यहां पे अकॉर्डिंगली ये 10,000 घंटे आ जाते हैं। अब ये जो 10,000 घंटे है इसमें प्रोडक्शन कितना? सर बजटेड डेज 25 दिन आप कह रहे हो और बजटेड प्रोडक्शन 800 यूनिट पर डे कह रहे हो, तो 800 इंटू 25 होता है 20,000 यूनिट। मतलब आप 10,000 घंटों में 20,000 यूनिट बनाने की बात कर रहे हो।
लेकिन आपने एक्चुअल में 21,000 यूनिट बनाई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो सर 10,000 घंटे अगर लगने थे 20,000 यूनिट के लिए, तो 21,000 यूनिट के लिए 10,500 घंटे लगने चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे ये आपको 1,05,000 रुपए आपके रिकवर्ड ओवरहेड मिल गए। अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन ने आपको सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस बता दिया। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड। तो अगर कॉस्ट वेरिएंस 15,000 एडवर्स है, मतलब मैं रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड करता हूं तो 15,000 एडवर्स आता है, मतलब ये फिगर कम है, तो ये फिगर 15,000 ज्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल ओवरहेड आपके 1,20,000 है सर। 1,20,000 एक्चुअल ओवरहेड 15,000 ज्यादा है, जिसकी वजह से ये 15,000 एडवर्स आ रहा था। क्वेश्चन ने इसके बाद हमें क्या बताया है, क्वेश्चन ने इसके बाद हमें एफिशिएंसी वेरिएंस बताया। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। अगर आपको एफिशिएंसी वेरिएंस पता है माइनस में 10,000, स्टैंडर्ड आवर्स अगर आपके 10,500 है, आप एक्चुअल आवर्स निकालना चाहते हो एक्स लिख के, और 10 रुपए का रेट हो, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सर ये आ जाएगा 10,000 इधर आके 10,000 डिवाइड बाई 10, 1,000 हो गया, 1,000 हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 10,000 माइनस एक्स, 1,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 1,000, ये 10,500 है, इधर आके माइनस में बनेगा, सर ये ऑलरेडी माइनस 1,000 है, और माइनस का जब 10,500 इधर आएगा तो 11,500, 11,500 घंटे आपका ये कैलकुलेट होके आएंगे आवर्स। ये जैसे ही आप यहां पे रखोगे आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। टेबल कंप्लीट होने के बाद तो आप शेयर हो जाते हो यहां पे, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। सर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 1,20,000। एक्चुअल डेज कितने हैं, उसके लिए आपको कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाई बजटेड रेट पर डे। बजटेड रेट पर डे कैसे निकालते हैं, 1,00,000 डिवाइड बाई 25 करोगे, बजटेड रेट पर डे आ जाएगा। 1,00,000 डिवाइड बाई 25 से 4,000 रुपए पर डे आ रहा है, 4,000 रुपए पर डे आ रहा है। और कैलेंडर वेरिएंस कितना है, 8,000 फेवरेबल, तो इधर 8,000 फेवरेबल लिखा हुआ है, इधर 4,000 है, तो डिवाइड होके इधर 2 बच जाएगा, इधर बच गया 2 मेरे पास, तो ये है 2 इज इक्वल टू एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। सर एक्चुअल डेज मैंने x मान लिया, बजटेड डेज मेरा 25 है, तो x मेरा 27 आएगा। तो आंसर है आपका एक्चुअल डेज, आपने 27 डेज की वर्किंग करी है। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, एक्चुअल आवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। फॉर्मूले एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड 20,000 एडवर्स, वॉल्यूम वेरिएंस होता है रिकवर्ड माइनस बजटेड ओवरहेड 5,000 फेवरेबल, और कैपेसिटी वेरिएंस होता है सर एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि मेन कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है अपने को तो ये देखना है कि सर पैटर्न क्या है एग्जाम का, पैटर्न क्या और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और किस तरीके के क्वेश्चंस की मैं बात करूं सर, बिल्कुल सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हमने क्लासेस में करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3A जो है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3A जो है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15A करवाया था, जो जनवरी 2021 में हमारे एग्जाम में आया था। इवन मैं सिंपल सी मैं बात करूं, ये जो एमटीपी रखा है आपके सामने, इस एमटीपी में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज एग्जाम में आए थे, एज इट इज एग्जाम में आए थे, वही एग्जाम के क्वेश्चन ही इन्होंने क्या करा, यहां पे लाके आपके सामने रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का है। सर चिल्ला चिल्ला के मैं क्लासेस में आपको बोलता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग में से क्वेश्चन आना ही आना है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्जिनल कॉस्टिंग में से क्वेश्चन ना आया हो। तो यहां पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एट बजट एक्टिविटी ऑफ 80% ऑफ टोटल कैपेसिटी, एक कंपनी कहती है भाई बजटेड कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी का 80% हमारा बजटेड कैपेसिटी है, नॉर्मली हम 80% पे काम करते हैं, नॉर्मली हम 80% पे काम करते हैं।
पीवी रेशियो हमारा 30% है फिलहाल के लिए, और प्रॉफिट हम कमाते हैं टोटल सेल्स का 15%। ड्यू टू कोविड पेंडेमिक रिजल्टिंग इन पुअर डिमांड, डिमांड कम हो रही है थोड़ी, द कंपनी हैज टू रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10%। तो कहते हैं सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। The company was able to achieve a production and sales volume for the year equivalent to 50% of the total capacity। अब कंपनी को लग रहा है कि कोविड के पेंडेमिक की वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो 50% ही रह जाएगी टोटल कैपेसिटी का। ठीक है, सेल्स वैल्यू एट दिस लेवल वाज 27 लाख एट ए रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 18 पर यूनिट। आप कह रहे हो ये जो 50% कैपेसिटी है इस पे 27 लाख रुपए की हम सेल कर लेंगे, सेलिंग प्राइस रहेगा 18, मतलब आप 1.5 लाख यूनिट बेच रहे हो 50% पे। 50% पे अगर आप 1.5 लाख यूनिट बेच रहे हो, इसका मतलब आपकी 100% कैपेसिटी 3 लाख यूनिट की है। तो पहले आप 3 लाख का 80% मतलब 2,40,000 यूनिट बेच रहे थे। आपने 10% सेलिंग प्राइस कम किया है, तब जाके आपका 18 रुपए का प्राइस है। तो इसका मतलब 18 रुपए जो है वो पहले का 90% ही है, क्योंकि 10% आप कम कर चुके हो। तो पहले इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपए चल रहा था। ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन, आपकी जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5% बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे यहां पे इजीली सेलिंग प्राइस पता चल रहा है 20 रुपए का। और अगर पीवी रेशियो आपका 30% है तो 20 का 30% मतलब 6 रुपए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 14 रुपए मेरी पहले वेरिएबल कॉस्ट थी, जो कि अब 5% से बढ़ जाएगी। 14 का 5% में बढ़ा दूं तो सर ये अब मेरे को 14.7 पर यूनिट देखने को मिलेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, बजट और एक्चुअल एक्टिविटी। तो सर डेटा मैंने आपके सामने ऑलरेडी निकाल दिया सारा का सारा। बजट लेवल था आपका 2,40,000 यूनिट का और एक्चुअल आपका 1.5 लाख यूनिट का। देख लो एक बार, आंसर ही दिखा देता हूं मैं आपको। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, जस्ट एज ए स्टूडेंट आपके माइंड में ये रह जाता है सर बोल तो दिया आपने, कैलकुलेशन दिखा देते तो सही हो जाता। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, सही हो जाता है कि बस 27 लाख रुपए की सेल करे और 18 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख यूनिट बेच रहे हो। इसका मतलब पहले आप 80% पे कितनी बेच रहे थे, 240। अभी 18 रुपए का सेलिंग प्राइस है 10% कम होने के बाद, तो इसका मतलब पहले 20 रुपए का सेलिंग प्राइस था। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी थी, 14 रुपए। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, बस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। 2,40,000 इंटू 20 48 लाख है, ये 27 लाख रुपए की आप सेल कर ही रहे हो। पहले ये 14 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, अब ये 5% बढ़ के 14.7 के हिसाब से आ जाएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन। पहले आप कह रहे थे हम प्रॉफिट कमाते हैं 15% ऑफ सेल्स। तो सर अगर पहले मेरी सेल्स जो थी, सेल्स अगर मैं करता था 48 लाख की, तो 48 लाख का 15% 7,20,000 का प्रॉफिट कमाता था। तो ये फिक्स कॉस्ट आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहे हो और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो यहां पे रख के आप ये प्रॉफिट निकाल सकते हो। और सेकंड रिक्वायरमेंट तो आपके लिए मजाक है, पहली रिक्वायरमेंट के बाद सेकंड पॉइंट कहता है पीवी रेशियो निकाल दो, एक तो एक ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो यूनिट और अमाउंट में एक्चुअल सेल्स का। एक्चुअल सेल्स मतलब ये 15% वाला जो है। सर मुझे इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, मुझे इसमें सेलिंग प्राइस भी पता है। सेलिंग प्राइस मेरा 18 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 14.7 चल रही है। तो इसका मतलब मैं 3 रुपए 30 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस 18.33% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। 18.33% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। और सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो करूंगा तो अमाउंट में आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करूंगा तो यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नया है तो बताओ मेरे को। आप अगर कहो सर ये तो नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो हो सकता है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आपके लिए ये बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के ही हम खुश हो जाते हैं। सर सर्विस कॉस्टिंग में बहुत सारी सर्विसेज हैं, बट ये है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट का सर्विस का क्वेश्चन। इससे थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है। देखो मैं कह सकता हूं
चांसेस ज्यादा हैं कि इस बार आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस के क्वेश्चन देखने को मिले, सर्विस कॉस्टिंग में से ट्रांसपोर्ट का देखने को मिले, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्ट का गिवन है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं एमटीपी के क्वेश्चन को देखकर कि वहां पे मुझे उस तरीके के चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, सिंपल इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। वाईएसपीपी ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग लोकल सिटी बसेस, सर ठीक है 20 बसेज है इनके पास। ईच बस कैन कैरी एवरेज 40 पैसेंजर पर डे एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 112.5 किलोमीटर पर डे। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक द कंपनी इज रनिंग 90% बसेज ऑन एन एवरेज, ठीक है जितनी बसेज है उसका 90% ये रन करते हैं, मतलब 20 में से 18 बसेज ऑन एन एवरेज चलती है। बिलो आर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वर्कड आउट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021, सर इससे पता चल गया आपने को एक महीने की कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो सर 20 बसेज हैं, 90% चलाते हैं, तो 18 बसेज 112.5 किलोमीटर पर डे मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, आपको किलोमीटर पता चल जाएंगे। जो किलोमीटर आएंगे उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पैसेंजर पता चल जाएंगे। सर बस की कॉस्ट है 48 लाख, हम कभी नहीं लिखते बस की कॉस्ट, तो सर उसका डेप्रिशिएशन लिखते हैं। बस का इंश्योरेंस है 20 बसेस का 36,36,000 पर एनम, ये पर एनम है, डिवाइड बाय 12 करोगे आप, पर मंथ लिख लो। 20 बसेस के लिए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल एंड ऑयल की कॉस्ट 10 रुपए पर किलोमीटर है, जो भी किलोमीटर आएंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ड्राइवर सैलरी ऑफ ड्राइवर पर बस है सर 25,000 रुपए पर बस है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, पता चल जाएगा। सैलरी ऑफ क्लीनर पर बस है 15,000, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, 20 बसेस का आ जाएगा। टायर्स एंड ट्यूब्स है 12,58,040, एज इट इज कॉपी कर लो। ल्यूब्रिकेंट एज इट इज कॉपी कर लो। रिपेयर एज इट इज कॉपी कर लो। थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, इंश्योरेंस जो है वो फिक्स चार्जेस में लेना है, डीजल एंड ऑयल वेरिएबल में, सैलरी जो है दोनों फिक्स्ड में आ जाएगी। टायर्स एंड ट्यूब्स मेंटेनेंस में लिख दो, ल्यूब्रिकेंट्स वेरिएबल में, रिपेयर वेरिएबल में। रोड टैक्स पर बस है सर 1,50,000 पर बस है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, 20 बस का आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड है 50,88,000 रुपए पर एनम है, तो सर डिवाइड बाय 12 कर लो, एक महीने का आ जाएगा। डेप्रिशिएशन आपको 20% लगाना है, 20% लगाना है, तो सर 48 लाख रुपए एक बस की कॉस्ट है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, फिर 20% कर लो, एक साल का रेट होता है नॉर्मली ये, तो डिवाइड बाय 12 करोगे, एक महीने का पता चल जाएगा। 15% टोटल टेकिंग का टैक्स है और 25% आपको टोटल टेकिंग का मार्जिन चाहिए, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी 15 और 25 40% ये है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 60% को इंडिकेट करेगी। अकॉर्डिंगली आप टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बार मैं आंसर आपको सब शो कर दूं तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सर फिक्स चार्जेस में टोटल कॉस्ट पर मंथ दिखाई है हमने, और ये 20 बसेस की है। ड्राइवर की सैलरी इसमें आ जाएगी, क्लीनर की इसमें आ जाएगी, रोड टैक्स आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एडमिन ओवरहेड आ जाएंगे। वेरिएबल में डीजल, टायर, ल्यूब्रिकेंट, रिपेयर, ये टोटल कॉस्ट आ गई। सर ये टोटल कॉस्ट जो है वो 60% है, तो 54,05,540 डिवाइड बाई 60% करते हो तो आपको आपकी टोटल टेकिंग्स पता चल जाएगी। आप अच्छा टोटल कॉस्ट ये है 117,57,540 डिवाइड बाई 60% करोगे तो 195,95,900 ये आ गया। इसका 15% टैक्स रख दो, 25% प्रॉफिट रख दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके ये रेट आ जाएगा। सर कैसे कैलकुलेट किया है, तो पहले किलोमीटर्स, इस सब की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट वगैरह इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आ जाएगा। इसका 15% ये लिख दो, 25% ये लिख दो। टोटल किलोमीटर सर 112.5 पर डे है, 30 दिन है, 20 बसेज हैं, 90% पे काम करते हैं, ये आ गए किलोमीटर्स, जिसको मल्टीप्लाई किया होगा इन्होंने डीजल 10 रुपए से 60,750 इंटू 10, क्योंकि वो पर किलोमीटर था, और नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करके आपने ये कैलकुलेट कर लिया। नया मैं कहूं कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक डिटेंशन चार्जेस जो है वो 1 वर्ड नया है, बाकी तो सिंपल है। सर ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी जो है एज इट इज मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कॉस्ट शीट का। एज इट इज मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा आपका कॉस्ट शीट का। फिगर्स तो मेरे को नहीं पता सेम है कि अलग है,
बट आइटम्स सारे सेम आपको देखने को मिलेंगे। दिस वे 19 ये क्वेश्चन आया था, कब आया था? ये जुलाई 21 में जो क्वेश्चन आया था, जुलाई 21 में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के इन्होंने एमटीबी में डाल दिया। एक बार फिगर्स भी मैं देख लेता हूं सेम है या अलग है। सर फिगर्स में थोड़ा सा चेंज किया है। स्टॉक ऑफ मटेरियल, WIP, परचेज ऑफ मटेरियल कैरीज इनवर्ड्स, मतलब सेम है। मैं क्या मैच करवाऊं आपको? डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, हायर चार्जेस, रिटर्न ऑफ मटेरियल, कैरीज ऑन रिटर्न, एक्सपेंसेस ऑन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, लीगल चार्जेस, सैलरी टू स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सब सेम खर्चे हैं, आप यहां पे देख सकते हो। जुलाई 2021 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको यहां पे एमटीपी में डालते हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे तो, क्योंकि सर इसमें सिंपल सी बात यह है, एक तो अपने को ट्रेडिशनल मेथड का एप्लीकेशन करवाया जाता है, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर रेट का स्टेटमेंट बना के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट बनाना है। रीड जरूर करूंगा क्वेश्चन को। एमजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है एबीसी एंड द डेटा रिलेटिंग टू ए पीरियड आर एज अंडर। मशीन आवर्स पर यूनिट है 10, 18, 14 नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप टोटल मशीन आवर्स निकाल सकते हो। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट है 4, 12, 8 नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके आप टोटल आवर्स निकाल सकते हो। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आपको बता दी है। करंटली कंपनी यूज करती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड? ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स के बेसिस पे अब्जॉर्प्शन करती है। मशीन आवर रेट जो है वो 90 रुपए पर आवर का है, ऑलरेडी निकला हुआ है रेट, उसी के अकॉर्डिंगली अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सिंपल सी मैं बात करूं सर, 3000 इंटू 10 30,000, 5000 इंटू 18 90,000, 20,000 इंटू 14 2,80,000। ये जो घंटे आएंगे 90 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ओवरहेड पता चल जाएंगे। लेबर का जो रेट है 300 रुपए पर आवर, लेबर की कॉस्ट निकालनी है, 300 इंटू 4, 300 इंटू 12, 300 इंटू 8 लेबर की कॉस्ट पता चल जाएगी। द कंपनी प्रपोजेस टू यूज, अब कंपनी कहां जाना चाह रही है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, जिसमें बैच का साइज है 150, 500, 1000। सर 3000 डिवाइड बाय 150 करके नंबर ऑफ बैचेस 20, 5000 डिवाइड बाय 500 10 बैचेस, 20,000 डिवाइड बाय 1000 20 बैचेस फॉर प्रोडक्ट सी। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 3, नंबर ऑफ बैचेस से नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे आपको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर का टोटल मिल जाएगा। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, सर नंबर ऑफ बैचेस से आप नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पता चल जाएगा। आपकी जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट है उसका 20% मशीन सेटअप एक्टिविटी में, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट में 40%, मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट 10%। मशीन सेटअप हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंगली, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट हो जाएगा मशीन आवर्स के अकॉर्डिंगली, इंस्पेक्शन की कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कॉस्ट पर यूनिट पहले तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B जो आपके सामने रखा, यह एक ओवरहेड का क्वेश्चन, ओवरहेड का क्वेश्चन, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट गिवन है, जो कि हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वर्किंग आवर्स है, वैल्यू ऑफ मशीन है, एचपी ऑफ मशीन है, लाइट पॉइंट है, फ्लोर स्पेस है, खर्चे ये है। तो सर रेंट बढ़ जाएगा फ्लोर एरिया के बेसिस पे, लाइटिंग लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, पावर किलोवाट आवर्स या एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन है तो एचपी ऑफ मशीन के बेसिस पे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ मशीन है इसके बेसिस पे, सन्ड्रीज का मतलब होता है जनरल खर्चे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इस तरीके से बढ़ती है। आप देख सकते हो कि S1 4 डिपार्टमेंट को, S2 भी 4 को,
ये सर यहाँ पे रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई होगा, आपका जो मन करे। आप चाहो रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन ने कहा एक प्रोडक्ट एक्स हम बनाते हैं, टोटल कॉस्ट निकालनी है उसकी, P1 P2 P3 में 4 5 और 3 घंटे लगते हैं और मटेरियल की कॉस्ट इसमें 1000 और 600 रुपए है। तो सर इजीली बन जाएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, फाइनली आपको अब्जॉर्प्शन के रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे घंटों के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर 5 आवर और 3 आवर्स हैं। इसी वजह से क्वेश्चन ने आपको वर्किंग आवर्स दिए हैं, तो आपको रेट अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकालना है। जो रेट आएगा उसको 4 5 3 से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड का खर्चा आएगा, मटेरियल लेबर का खर्चा गिवन ही है, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि हम सबको पता है सर शॉर्ट नोट आते हैं, कोई भी 4 शॉर्ट नोट, और मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएंगे। प्रैक्टिकल हम सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जा रहे हैं जो हमारे नोट्स में है। आपको जो 3 वॉल्यूम मिले हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, ये तीनों वॉल्यूम आप करके तो जाओ। एक सिंगल क्वेश्चन आपको एग्जाम में उनसे डिफरेंट देखने को मिल ही नहीं सकता, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि बहुत वाइड कवरेज करी हुई है मैंने। वाइड कवरेज से मेरा मतलब ये है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट कवर्ड है। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, पिछले 15 साल के पेपर्स के क्वेश्चन कवर करे हुए हैं। जितनी भी आरटीपीज एमटीपीज आई है, जब तक आप हमारे साथ पढ़ रहे थे तब तक, बाद में जो आया है वो आपके साथ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बट पहले तक जो आई थी वो आरटीपी एमटीपी भी हमने कवर करी हुई है। इवन प्रैक्टिस के लिए भी ढेरों क्वेश्चन हमने आपको करवाए हुए हैं। तो आप ये बिलीव रखो, फेथ रखो कि आप अगर मेरे जो 3 वॉल्यूम प्रोवाइड करवाए हुए हैं वो अगर आप पढ़ के जाते हो, इन एनी केस आपको उसके बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप, मेरा जो ड्रीम है आपके साथ 96 या 96 प्लस मार्क्स लाने का, वो आप मेरे नोट्स के साथ अचीव कर सकते हो। एमटीपी से पैसे देखो, जस्ट मैं सिंपल यही कहूंगा, एमटीपी से अपने को केवल ये आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न जो है वो मैं आपको पहली ही क्लास में बता देता हूं। एमटीपी डिस्कस करने के पीछे पर्पज ये है, सर आपने जो पहली क्लास में बताया था क्या उस पैटर्न में कोई फर्क है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट पेपर है, इसी पैटर्न पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पेपर पूछने वाला है। और ये तो देखो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलता हूं, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन 10 नंबर का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 10 नंबर का क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा 5 का या 10 का नहीं कह सकता, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स की वेटेज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा 5 या 10 में नहीं कहूंगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग 5 भी आ जाए 10 भी आ जाए सर, 15 नंबर तक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एमटीपी डिस्कशन। जस्ट आपको एश्योर करना कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो ठीक तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, अगर जरूरत पड़ती है तो। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।